मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे यकीनन एक बड़ा हॉट इश्यू चल रहा है इस वक्त श्रीलंका, हिंदुस्तान और चाइना के बीच में। एक चाइनीज़ शिप ने आना था जो आज मॉर्निंग में वो डॉक कर गया है हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर। हिंदुस्तान की कंसर्न्स थे, हैं और यकीनन रहेंगे। अभी भी उनके मीडिया को मैं आज सुबह भी जब वॉच कर रहा था तो वहाँ पे भी तकरीबन कोई चैनल ऐसा नहीं है जिसके ऊपर इस इशू के हवाले से बात ना हो रही हो। एक तो ये है, इसके साथ-साथ कश्मीर की सिचुएशन फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी बिल्कुल नॉर्मल सी आ जाती है। 15 अगस्त को हमने देखा मतलब तिरंगा मार्च और इस तरह का जो है फ्लैग मार्च हम कह देंगे अवाम का जो होता है वहाँ के लोकल्स का, उस हवाले से। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ मतलब कश्मीरी पंडित्स के ऊपर अटैक भी हुए और उससे पहले एक सुसाइड अटैक भी हुआ था कुछ दिन पहले। क्या वजह इन सारी चीज़ों की, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और इसके लिए आज मुझे जॉइन करें काफ़ी लंबे समय के बाद जनरल अश्विनी कुमार सिवाच साहब मुझे जॉइन करें। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फकर। सर, एक तो ये बताइएगा, आप क्योंकि खुद सर्व कर चुके हैं आर्मी को, हिंदुस्तानी आर्मी को, और बड़ी नज़र भी रहती है आपकी। इस वक्त भी आप मुख्तलिफ मीडिया हाउस मतलब चैनल्स पे जाके और इस तरह की इश्यूज पे बात कर रहे थे। सर, ये शिप वाकई इतना मतलब जिसे कहते हैं कि खतरनाक है, डेंजरस है, थ्रेटनिंग है फॉर इंडिया, जितना इसको उठाया जा रहा है? या ये कहा जा रहा है कि आइंदा कोई चाइना इस तरह का स्टेप या श्रीलंका इस तरह का कोई मतलब जिसे कहते हैं कि एग्रीमेंट ना हो, कोई इस तरह की चीज आइंदा ना हो, इस वजह से हो रहा है? क्या आपकी नजर क्या है इस चीज के ऊपर? टेक आपका चाहूंगा। हाँ, देखो फकर, दोनों बातें, इसमें शक नहीं है। ये जो वान वांग 5 शिप है, जिसको चीन कह रहा है कि ये एक रिसर्च शिप है और ये हम नॉर्मल रिसर्च के लिए लेके आए हैं इंडियन ओशन में, क्योंकि यहाँ से इनका जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो चलता है वो सारा सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो श्रीलंका है उससे करीब करीब 100 किलोमीटर के साउथ से निकलता है। तो वो वहाँ पर लेके आए हैं और वो कहते हैं कि रिफ्यूलिंग के लिए और लॉजिस्टिक कामों के लिए हम इसको हम्बनटोटा लेके आए हैं, क्योंकि हम्बनटोटा इनके पास अभी 99 ईयर्स के लीज पे है। ये तो है जो कि चीन बता रहा है और कहीं ना कहीं श्रीलंका भी उसको बिलीव कर रहा है, मगर ये सच्चाई नहीं है। क्योंकि सच्चाई ये है कि ये एक स्पाई शिप है। ये भारत ने नहीं बोले, अमेरिका ने बोला है, और अमेरिका की जो नॉलेज है वो काफ़ी पुख्ता है। और वो जो ये स्पाई शिप जो है ये एक नेवल ट्रैकिंग शिप है और ये कर सकती है ट्रैकिंग आपके जो हमारे न्यूक्लियर प्लांट इंस्टॉलेशन हैं, उसके बाद मिसाइल साइट हैं, उसके बाद आपके जो सैटेलाइट साइट्स हैं, उसके बाद हाइड्रोलॉजी, जो पानी के अंदर जितना भी आपके अंदर जैसे टेरेन के ऊपर ज़मीन पे आप नॉलेज गेन करते हैं, इसी प्रकार समुद्र के नीचे बहुत ही आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो आपकी आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में होती है। जो एक सोल राइट आपका होता है वो भी ये ट्रैक कर सकता है। तो मतलब कि ये है, अगर ये हम्बनटोटा में अभी 5 से 6 दिन रहेगी तो भारत के लिए एक खतरे का विषय है, क्योंकि ये इसके अंदर काबिलियत और क्षमता है। ये काफ़ी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू इंटेलिजेंस गैदर करेगी, और ये क्योंकि 1000 से 1500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, तो जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट में जितने भी इंस्टॉलेशन हैं, चाहे वो न्यूक्लियर प्लांट इंस्टॉलेशन हो या हमारे जो सैटेलाइट के मिसाइल के लॉन्चिंग सेंटर हों, उनके ऊपर भी इंफॉर्मेशन करेगी। तो ये भारत ने इसके लिए चिंता जताई है। और मैं ये कहता हूं कि मान लो कोई शक और सवाल है भारत को, तो चीन क्यों, अमेरिका क्यों जताएगा? अमेरिका की तो नॉलेज और इंफॉर्मेशन अपडेट होती है। अमेरिका ने भी इसके ऊपर जताया कि ये जो स्पाई शिप है और इसको श्रीलंका को अलाउ नहीं करना चाहिए। फकर जी, जी। अच्छा सर, एक चीज़ और है, मतलब अमेरिका की बात अगर हम कर लें, तो अमेरिका का डायरेक्ट क्लैश चल रहा है, आपको मुझसे बेहतर पता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान और चाइना के बीच में क्लैशेज़ नहीं है, लेकिन शायद आपके क्लैशेज़ और चाइना के क्लैशेज़ और तरह के हैं, अमेरिका और चाइना के क्लैशेज़ और तरह के हैं, जो एक-दूसरे के आमने-सामने कभी-कभार आते रहते हैं और हम देखते रहते हैं। हो सकता है आप लोगों के साथ उनकी सेटलमेंट भी हो सकती है, ये भी मतलब इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनको पता है एक तो नेबरिंग कंट्री है, द सेकंड थिंग इज कि एक बहुत बड़ी मार्केट है चाइनीज प्रोडक्ट के लिए। तो ये सारी चीजें मेरा ख्याल चाइना इसको देख रहा होगा, ऐसा नहीं है कि चाइना इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता। अमेरिका एक दूर कंट्री है सर, अमेरिका ने हमेशा से हमने ये देखा है
चाइना ने जंग नहीं लड़ी, बहुत कम जंगें लड़ी हैं, और अमेरिका ने अपनी जमीन के ऊपर कभी जंग नहीं लड़ी, कभी आपके मुल्क में, कभी मेरे मुल्क में, कभी अफगानिस्तान में, इराक में, गल्फ में, मतलब इसी तरीके से उन्होंने ये सारा काम किया। तो ये चीज, क्योंकि हिंदुस्तान का कंसर्न तो मुझे समझ आता है कि हिंदुस्तान की अपनी चीज है, लेकिन सर अमेरिका तो अक्सर हमने देखा है कि वो इस तरह करता रहता है। उनको तो जब लगता है कि कुछ चीज ऐसी हो सकती है तो कह रहे चलो बीच में से कुछ ना कुछ फेंक दो। हाँ देखो, ठीक, पहले हम उस बात को ही आगे सर लेके बढ़ते हैं जी कि सर। ये जो आई है स्पाई शिप, क्यों ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया समझती है कि भाई इसको हमारे ऊपर स्पाई कर सकती है, जी और जी। ऐसा क्योंकि सर कॉन्फिडेंशियल डाटा। एक छोटी सी मैं आपको जस्ट वो कर लूं, इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी फॉर दैट। लेकिन सर मैं एक नेवल एक्सपर्ट को पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, उसने कहा कि जब ये आपके इलाके में इस तरह का शिप इंटर होता है किसी भी इलाके में, तो कहते हैं ये सारी चीजें स्विच ऑफ कर देता है। तो इज इट मतलब ओके, ये वाकई ऐसा होता है, लेकिन या फिर हिंदुस्तान को चाइना पे यकीन नहीं है कि वो ऐसा नहीं करेगा, स्विच ऑफ नहीं करेगा, बल्कि सारी चीजें उनकी ऑन रहेंगी और वो फिर मसला कर सकता है देखो, हिंदुस्तान हाँ हाँ, बिल्कुल, देखो चीन की हिस्ट्री बताती है, चीन इन कामों के लिए माहिर है। को। सर 1900, अगर आप देखें 2014 के अंदर 2 सबमरीन लेके आया था जी श्रीलंका में। जी जब जी। भारत ने इसके ऊपर चिंता जताई थी तो उस टाइम भी श्रीलंका ने कोई एक्शन नहीं लिया था, ओके। और 2017 में भी एक सबमरीन लेने की कोशिश कर रहा था, जबकि ये वेनिल विक्रम सिंह है जो अभी प्रेसिडेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसको मना कर दिया था उन्होंने। मगर ये सच्चाई है, जो चीन है वो पक्का इसको स्पाई शिप है और ये इंटेलिजेंस गैदर के लिए कर रहा है। और क्योंकि हमन टोटा उसने 99 ईयर लीज के ऊपर ले लिया है, तो कोई ज्यादा चीन की से नहीं है, चीन के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर डाल सकता है श्रीलंका, जो उसने डाला है। अब हम बात करते हैं कि जो श्रीलंका ने कार्रवाई की, क्या वो ठीक है? देखो, उसमें मैं ये कहूंगा कि जब भारत इतना आपके साथ नजदीक आपकी मदद की है, हाँ जबकि बिल्कुल। आपके साथ कोई नहीं खड़ा था, स्पेशली चीन। चीन जी ने, आप बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, आपके ऊपर बहुत पैसा खर्च किया उन्होंने, जो रोड, ब्रिजेस, रेलवे लाइन बनाई है। हमन टोटा का पोर्ट आपका बनाया, आप पैसा नहीं दे पाए, उसने आपको 99 ईयर्स में लीज में किया। आज आप डेब्ट ट्रैप में हैं, आपको 51 बिलियन डॉलर का कर्जा है, जिससे 10 से 20% जो कर्जा है वो चीन का है। फॉरेन रिजर्व आपका 0.5 बिलियन डॉलर है, वो आपके 2 दिन का फूड, फ्यूल और मेडिसिन नहीं खरीद सकता। और बिल्कुल। आपका इन्फ्लेशन रेट जो है आसमान को छू रहा है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, टूरिज्म बिल्कुल फेल हो गया, एक्सपोर्ट भी ऑलमोस्ट जीरो है, और पैसा है नहीं आपका सामान खरीदने के लिए, ना आपका डीजल पेट्रोल, ना आपका खाना। ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में भारत ने श्रीलंका की मदद की। भारत ने 4.2 जी बिलियन डॉलर की मदद की, जिसके अंदर करेंसी स्वैपिंग भी है, सॉफ्ट लोन भी है। 4 कंसाइनमेंट भेजी हमने, खाने की भी और जी डीजल पेट्रोल की भी और मेडिसिन की, 4 बार। जी और फिर हमने 44,000 मैट्रिक टन यूरिया दिया एग्रीकल्चर के। जी इसको मद्देनजर रखते हुए, जबकि चीन ने अपना पलड़ा झाड़ा, चीन ने उसकी कोई मदद नहीं की। चीन ने प्रेशर डाला कि आप पहले हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें, तो हम आपको आगे कोई एड देंगे। तो जी आप जब ऐसे हालात हैं, तो भारत के अंदर आवाज आ रही है कि जो श्रीलंका ने एक थैंकलेस और अनग्रेटफुल रिस्पॉन्स दिया है। जब भारत ने एक मैं ये कहूंगा कि ऐसा नुमाइंदा दिया कि भारत एक असली फ्रेंड है श्रीलंका का, जब श्रीलंका को बहुत जरूरत थी, टूटने के कगार पे था, फाइनेंशियली बहुत वीक था, तो भारत ने सबसे ज्यादा मदद की। और जो दोस्त समझता है, जो चीन, जिसके ऊपर वो भरोसा करता था, वो चीन ने बिल्कुल मदद नहीं की। तो ऐसे में स्पाई शिप का आने देना, मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा एक जिसको कहते हैं स्टैबिंग इन द बैक। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जताया जा रहा है, भारत के अंदर ये आवाज आ रही है कि भारत ने खुल के श्रीलंका की मदद की। और यही नहीं, बिल्कुल फकर जो डोर्नियर एयरक्राफ्ट है, जो हमने वादा किया था, हमने एक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट अभी बिल्कुल। उनको जी दिया बिल्कुल। है, जी जो बिल्कुल। कि 15 अगस्त को है, जहां प्रेसिडेंट साहब भी आए उनके, और हमारे वहां के एम्बेसडर भी वहां पर आए, वो भी दिया, अगला भी देंगे। मैं मतलब यह है कि जब भारत आउट ऑफ वे जाके श्रीलंका की मदद कर रहा है, जी और जबकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि वहां पर एक प्रकार सिविल वार जैसी सिचुएशन थी, और बिल्कुल। जिसके ऊपर उसका भरोसा था चीन,
जिसके ऊपर उसने इतना पैसा लगा दिया है इन्वेस्टमेंट करके, वो देश उसकी कोई मदद करने नहीं आया। वो जो देश है वो आपके ऊपर प्रेशर डालकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है जिससे चीन को फायदा हो, और आप उसी के साथ चले गए। तो ये एक बड़ी दुख की बात है कि ये ऐसा लगता है जो श्रीलंका ने प्रेशर में आके, मैं ये नहीं कह रहा कि श्रीलंका ने अपने मन से किया है, क्योंकि श्रीलंका एक बहुत बड़े प्रेशर में है चीन के, क्योंकि वो डेब्ट ट्रैप में है और उसने श्रीलंका की मानी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है, ये भारत का तो ठीक है, भारत ने तो बहुत दुख हुआ क्योंकि एक थैंकलेस और अनग्रेटफुलनेस किया। अमेरिका ने बड़े साफ सुथरे शब्दों में बोला इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। अभी आप जैसे कह रहे थे फकर कि भाई अमेरिका का अपना इंटरेस्ट, हाँ मैं मानता हूं अमेरिका का अपना इंटरेस्ट, पर श्रीलंका को यह पता होना चाहिए कि अगर आप अमेरिका के साथ अभी दुश्मनी करेंगे तो आपको आईएमएफ से तो लोन मिलेगा नहीं, क्योंकि आईएमएफ से अगर लोन लेना है तो अमेरिका से दोस्ती करनी पड़ेगी। अभी आप देखें पाकिस्तान के अंदर जो आपको पता है ये अल जवारी को मारा गया है, इसकी इंफॉर्मेशन आईएसआई ने दी थी अमेरिका को। उसकी वजह साफ है, क्योंकि आज पाकिस्तान समझता है कि भाई अगर हमें फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलना है तो हमें आईएमएफ का लोन चाहिए, और आईएमएफ का लोन तो अमेरिका ही दिला सकता है, ये सच्चाई है, ये हमको मान के चलना पड़ेगा। तो ऐसे में श्रीलंका एक जवाब देता है कि हमने जो भी भारत ने और यूएस ने जो भी रीजन दिए हैं वो कॉन्क्रीट रीजन नहीं है, इसके कारण हम जो चीन की वान वांग 5 जो एक रिसर्च शिप है उसको मना नहीं कर सकते, उसको हमने 5 दिन डिले किया, वो आ रही है। तो मुझे लगता है कि सच्चाई है कि भारत को बड़ा दुख हुआ, और इसलिए जरूरी चीन के ऊपर दुख नहीं हुआ ज्यादा, क्योंकि चीन तो वो करेगा जो उसके फायदे के लिए। हमें दुख हुआ है तो हुआ है श्रीलंका पे, भारत आउट ऑफ वे जाके श्रीलंका की मदद की, अपनी काबिलियत से ज्यादा उसकी मदद की जितना हम कर सकते थे, और इसके बावजूद जो थैंकलेस और अनग्रेटफुल बिहेवियर जो अभी श्रीलंका ने मुजाहरा किया है वो शायद दुख भरा है। ये आवाज आ रही है भारत के अंदर भी कि क्या ये श्रीलंका को करना चाहिए था जब भारत आउट ऑफ वे जाके श्रीलंका की हेल्प कर रहा है। फकर सर एक चीज और है कि जिस वक्त हम्बनटोटा बेस में कह रहा हूं पोर्ट चाइना ने खरीदा, उस वक्त क्या हिंदुस्तान को नहीं मतलब इस बारे में कुछ करना चाहिए था? क्योंकि जब वो एक जगह खरीद लेगा तो लाजमी सी बात है, हम ये नहीं कहते कि श्रीलंका ने, क्योंकि श्रीलंका ने 11 को तो रोका हिंदुस्तान के मतलब साथ उनकी जब बात हुई या इन्फ्लुएंस से उन्होंने उनको, क्योंकि पता है कि इनके साथ हमारा एक नेबरिंग कंट्री हमारा हेल्प भी किया है, 1987 में भी आप लोगों ने वहां पे किया, उसके बाद भी आप लोग कर रहे थे, मतलब हर तरह का अभी जो उनके मतलब क्राइसिस चल रहे हैं बल्कि उसके दौरान भी आप लोगों ने काफी हेल्प की। तो सर ये उस वक्त नहीं सोच लेना चाहिए था कि यार ये, क्योंकि चाइना लाजमी सी बात है चाइना उस वक्त ये सोच रहा होगा, ऐसा नहीं, हालांकि उस वक्त आपके और चाइना के बीच में कुछ इस तरह के हालात नहीं थे, बेहतर हालात थे। एक सर ये दूसरी चीज, क्वाड को आप समझते हैं कि क्वाड की वजह से, क्योंकि चाइना को उससे काफी तकलीफ है, परेशानी भी है, तो उसने कहा कि यार अगर ये मुझे यहां दबाएंगे तो मैं जाके कहीं और कर लूं, ऐसा लगता है आपको? देखो पहला जो क्वेश्चन आपका ये है कि जो हम्बनटोटा पोर्ट की बात कर रहा हूं, हम्बनटोटा पोर्ट है तो क्या भारत को कुछ करना चाहिए था? देखो पहले मुझे लगता है श्रीलंका ने भारत की तरफ भी हम्बनटोटा देने की बात की थी, मगर सच्चाई है कि इतनी डीप पॉकेट्स और किसी देश के पास नहीं है जितनी है चीन के पास। और चीन ने ये श्रीलंका ही नहीं, आप देखो पाकिस्तान में, आप देखें बांग्लादेश में, आप देखें नेपाल में, ये चारों कंट्रियां अब फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, क्योंकि ये जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव में जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं वो पॉलिटिकली ज्यादा जो एक प्रकार रीजन है, ना कि उस देश के रिक्वायरमेंट है। जी श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इतनी काबिलियत तो क्षमता नहीं है ये पैसे को इंटरेस्ट के साथ चीन को वापस दे दें, तो वो लाजमी है इसमें उसने एक प्रकार डेब्ट ट्रैप में आना था। आज क्या हालात हुए श्रीलंका के, वो हालात क्या एक सबसे बड़ा रीजन है बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा भी बन के, और चीन ने एक्सप्लॉइट किया है। और जिस प्रकार से ये राजपक्सा फैमिली थी, जितने भी प्रोजेक्ट बने हैं वो पॉलिटिकली फायदा था उस फैमिली को, देश को कोई खास फायदा नहीं हुआ। अगर आप देखें अपना माइंड ले जाएं कि अभी जो सब हम सोच रहे हैं कि अब बांग्लादेश एक अच्छा इकोनॉमिकली कर रहा है,
बांग्लादेश के अंदर भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, वो भी आईएमएफ लोन की तरफ भाग रहा है, क्योंकि उसने बोला है कि अगर आप उसके फॉरेन जो फाइनेंस मिनिस्टर को देखें, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट पास किया है कि भाई आप डेब्ट ट्रैप से बच के रहें चीन के। इसी प्रकार से आप देखें नेपाल के अंदर भी हालात खराब हैं। तो ये सच्चाई है कि ये मॉडल बेल्ट रोड इनिशिएटिव का फेल होगा, क्योंकि आप कोई भी हमारे जो गरीब देश हैं, अगर वो इतने इंटरेस्ट पे लोन लेंगे तो वो लोन कभी वापस दे ही नहीं सकते। तो इसलिए ये समझना पड़ेगा, और अब कुछ देश समझ रहे हैं। आप मलेशिया देखें, उसने अपने प्रोजेक्ट कैंसिल किए। आप बांग्लादेश ने भी, जब शेख हसीना की गवर्नमेंट ने अपने जो काफी प्रोजेक्टों को बंद किया, तो मेरा मतलब यह है कि ये जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, जितनी कंट्रियां जो गरीब हैं, डेवलपिंग हैं, वो सारी डेब्ट ट्रैप होंगे। 78 कंट्रियां हैं जो कि आज चीन के डेब्ट ट्रैप में, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो हैं बहुत ज्यादा इनमें इन्वेस्टमेंट हुई है, वो पैसा वापस दे ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। दूसरी बात, और ये एक ही देश नहीं, श्रीलंका, पाकिस्तान का भी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, 62 बिलियन डॉलर पैसा खर्च हुआ है। कहां दे पाएगा पाकिस्तान का 100 से ज्यादा बिलियन डॉलर का कर्जा चढ़ गया है, 116 अरब डॉलर। हाँ देखो अभी, और आप तो समझते फकर, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान में वहां पर रुकावट बहुत है, बलूचिस्तान में वहां रुकावट है, ग्वादार को कोई ना कोई बोल रहे हैं, हो सकता है ये 40 साल के लिए लीज पे दिया जाए। तो मैं मानता हूं कोई डेवलपमेंट हुई होगी चाइना पाकिस्तान से। अल्टीमेटली एक प्रकार ये बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान डेब्ट ट्रैप में पड़ गया है। इस डेब्ट ट्रैप से निकले तो निकले कैसे? आप खुद बोलो, 116 बिलियन डॉलर का कर्जा है, उस कर्जे को देने के लिए 4 बिलियन डॉलर इनको चाहिए इंटरेस्ट पे करने के लिए हर साल। वो कहां से लाएगा एक डेवलपिंग कंट्री? तो आप एक जाल में फंस गए हो, ये सच्चाई है। और ये चीन की एक जो एक प्रकार से काम करने का तरीका है, छोटे देशों को डेब्ट ट्रैप में डालता है और फिर उनसे वो लीज पे ले लेता है, अपनी मर्जी की चीजें करवाता है। ये कराता है, वो करेगा। मैं ये मानता हूं, आप जो बात कर रहे थे कि कुछ हद तक श्रीलंका प्रेशर डाल सकता है चीन पे, कुछ हद तक नहीं, क्योंकि ये 99 ईयर लीज है, उसको करना पड़ेगा जो चीन कहेगा। मगर हमारा पॉइंट ये था कि जब हम आउट ऑफ वे जाके आपकी हेल्प की है, तो ऐसे टाइम में आपको हमें कम से कम ये तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अब जो क्वाड की बात आपने बोली थी, इसमें कोई शक और सवाल नहीं, अगर किसी चीज से चीन डरता है तो वो क्वाड से, क्योंकि बार बार वो बोलता है ये एशियन नेटो है। क्यों बोलेगा? अगर वो बोलेगा कि अगर इसके अंदर टीथ नहीं है, आप बोलते हो ये मिलिटराइज तो है नहीं, ये तो एक फोरम है, डिप्लोमेटिक फोरम है और इनफॉर्मल फोरम है। मगर इसके जो 3 प्रिंसिपल हैं, जो एक है मेन चीज कि फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, उसमें 3 प्रिंसिपल हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर आइलैंड नेशन। और यही तीनों के तीनों जो है चीन मान नहीं रहा। चीन विस्तारवाद गतिविधियों से पूरा का पूरा साउथ चाइना सी अपने नाम करा लिया है, 70% आप उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है। तो ऐसे में अगर विस्तारवाद गतियों को कोई रोकेगा तो वो क्वाड और आकुश है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत के साथ भी उनको आक्रोश है कि भारत क्वाड का हिस्सा बना हुआ है, और भारत को क्वाड का हिस्सा बनना है, क्योंकि भारत को अपना इंटरेस्ट देखना इंडो पैसिफिक में, क्योंकि 50 से 60% ट्रेड वहां से जाता है। तो भारत को यह भी मालूम है अगर चीन के साथ कुछ होता है लद्दाख से अरुणाचल में, तो भारत का कोई मदद करने नहीं आएगा। ये समझें कि बूट्स ऑन ग्राउंड आ जाएंगे दूसरे देश के, वो नहीं। मगर भारत के अंदर ये काबिलियत और क्षमता है, भारत लड़ सकता है, भारत अकेला जवाब दे सकता है चीन का, हमने गलवान में दिखाया। तो ऐसा नहीं है कि हमें ये कहे कि भाई आप क्वाड का हिस्सा क्यों है। क्वाड एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आप देखें एक जो बबल था चीन का, मुझे लगता है वो जो बबल था जो चीन का, वो बस्ट हो गया है। जिस प्रकार से नैन्सी पेलोसी आई हैं ताइवान में और आके चली गई, और उसके इमीडिएटली 12 दिन के बाद एक डेलीगेशन आ गया अमेरिका का। तो अमेरिका ने बड़े साफ सुथरे शब्दों में चीन को बता दिया है कि आप ताइवान से दूर रहें, आप स्टेटस को चेंज करना चाहेंगे फोर्सफुली तो फिर अमेरिका ताइवान के साथ आएगा। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आप देखें यूक्रेन और रूस की लड़ाई है, रूस का एक दर्जा था नंबर 2 या 3 मिलिट्री पावर था, और आज उसके ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि अब 8 महीने हो रहे हैं, 7 से 8 महीने, और छोटा सा देश जो कि यूक्रेन,
जो 12वां मिलिट्री पावर है और रूस सेकंड मिलिट्री पावर है, उसको नहीं ले पा रहा है। क्रीमिया के अंदर 11 जहाज उड़ा दिए आप यूक्रेन ने रूस के। तो ऐसे में ये बबल बस्ट हो गया है कि आप सोचते हो आपकी आर्मी, आपकी नेव और आपकी एयरफोर्स, डिफेंस फोर्सेस नंबर 2 है, मगर यूक्रेन एक छोटे देश ने आपको शीशा दिखा दिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीन को भी ये बहुत बड़ा डर है ताइवान का। और आपने जो बात बताई, क्वाड से चीन डरता है और इसीलिए उसको एशियन नेटो बोलता है। उसकी वजह सिंपल है कि ये छोटे छोटे देश हैं, चाहे फिलीपींस है, लाओस है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इनके छोटे छोटे आइलैंड इन्होंने ले लिए हैं, पूरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अपने नाम ले लिया है। उनकी हिम्मत नहीं है बोलने की। अब ये क्वेश्चन आ रहा था कि अगर ताइवान की मदद अमेरिका नहीं करता है कल को, तो फिर तो कोई भी देश अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। जापान और साउथ कोरिया जो इनका मिलिट्री अलायंस है वो तोड़ देंगे। उनको पता लगेगा कि भाई कल को हमारे साथ ऐसा होता तो नहीं आएगा। यही नहीं, जो एशियन की ये 10 कंट्रीज हैं जो छोटी छोटी हैं, जो जिनके ऊपर एक प्रेशर है अमेरिका का भी और चीन का भी, आज तो वो बैलेंसिंग कर रहे हैं। मगर अगर उन्होंने देखा कि ताइवान की मदद देने अमेरिका नहीं आया, तो उनका सारा का सारा टिल्ट चीन की तरफ हो जाएगा। लेकिन तो सर, लेकिन हमने सर ताइवान की मैं बात करूं, हमने यूक्रेन में तो देखा है कि वहां पे अमेरिका, हालांकि वो इस इंतजार में थे कि शायद ये नाटो वाले आएंगे, ये आएगा वो आएगा, सर वो तो नहीं आए। ठीक है, उनको वेपन भी दे रहे हैं और भी कुछ थोड़ा बहुत कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर भी रशिया, लेकिन व्लादिमीर पुतिन टस से मस नहीं हो रहा सर। वो कहता है आओ जरा सामने। तो सर ये भी तो एक चीज है कि मतलब अमेरिका तो ये कभी अब नहीं करेगा, वहां पे पंगा नहीं ले रहा जहां उसको पता है कि पुतिन हमारी मतलब वाट लगा देगा। हाँ देखो, मेरे को लगता है फकर ये हम समझने में गलती कर रहे हैं सर कि कहीं ना कहीं रूस ने बहुत बड़ी गलती कर दी यूक्रेन में आके, वो सर दलदल मैं में वो फंस इसकी गए। बिल्कुल गलत, मैं उस जंग के नहीं बिल्कुल वो खिलाफ, मैं नहीं, उसको सही नहीं समझ रहा हूँ। मैं बट द उसी को थिंग इज कि समझा। अमेरिका का वो इन्फ्लुएंस तो है यूक्रेन के ऊपर। बिल्कुल, देखो सर अमेरिका का तो शुरू से ही मन था कि वो लड़ाई में हिस्सा नहीं लेगा। जी, आप यूक्रेन और ताइवान को कंपेयर नहीं कर सकते। राइट, यूक्रेन जो है उसका कोई इम्पोर्टेंस अमेरिका को नहीं है। यूक्रेन ओके, का इतना ही इम्पोर्टेंस है कि उसने उसका इस्तेमाल करके रूस को कमजोर करना है, और ओके, वो कमजोर कर रहा है, उसको सही हथियार सही दे सही रहा है और सही सही, यूक्रेन के कंधे से फायर कर रहा है। और आने वाले समय में रूस इकोनॉमिकली बहुत वीक हो जाएगा। आज कह रहे हैं नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अगले 5 साल में सारी सप्लाई चेन जो है वो रूस से निकल गई है। आपका मिलिट्री हार्डवेयर और हाँ आप गैस और ऑयल बेचते हैं, वो छोटी छोटी कंट्रियां बदल रही हैं। हाँ, वो भी यूरोप भी धीरे धीरे आपकी डिपेंडेंसी से जाके बाहर और तरीके निकाला, बिल्कुल, या अमेरिका में जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो एक बबल था वो भी बस्ट होगा, इकोनॉमिकली बहुत होगा, ओके, क्योंकि उसने ताइवान जो यूक्रेन का इस्तेमाल किया अमेरिका ने कभी नहीं जाना था। अमेरिका जाके बेवकूफी करता, ये तो फिर लड़ाई हो जाती राइट, अमेरिका वर्सेस रूस। अभी लड़ाई है यूक्रेन वर्सेस रूस, और अमेरिका पीछे से लड़ रहा है और रूस को कमजोर करता जा रहा है। तो रूस को तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। रूस ओके, को अभी समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या, छोड़े मरे, छोड़े तो मरे, नहीं हाँ, छोड़े तो मरे। बिल्कुल अब बिल्कुल, बात आती ताइवान की, क्या ताइवान में भी ऐसा कर सकता है अमेरिका कि वो बोले कि भाई हम आपको सारी सहायता देंगे, आप लड़े? चाइना मुझे से नहीं लड़े, लगता, इसलिए क्योंकि ताइवान एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ताइवान जो है कि इंडो पैसिफिक के माउथ पे बैठा हुआ है। अगर जो ताइवान को कब्जा करेगा वो अगली सेंचुरी को गवर्न करेगा। 60 से 70% जो वर्ल्ड का ट्रेड इस साउथ चाइना सी जाता है। अगर जो ताइवान को ले लिया चीन ने, तो पूरा सारा का सारा जो रास्ता है वो चीन के नाम हो जाएगा। तो अमेरिका तो बिल्कुल कमजोर। दूसरी बात यह है कि अगर मान लो ताइवान को ले लेता है चीन और अमेरिका कोई डायरेक्ट मदद नहीं करता, तो सबसे पहले जो जापान और साउथ कोरिया हैं वो अमेरिका का साथ छोड़ देंगे। वो कहेंगे कि भाई ये तो रिलायबल फ्रेंड नहीं है, इनके साथ मिलिट्री लाइंस है, हम छोड़ देंगे। और जो एशियन कंट्री हैं जो कि अभी भरोसा करती हैं अमेरिका पे, वो भी छोड़ देंगे। तो अमेरिका की छवि तो जीरो हो जाएगी। तो इसलिए ताइवान के साथ ऐसा नहीं कर सकता। जो यूक्रेन का तो एक मोहरा है अमेरिका के लिए, सही, जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो शुरू से ही ओके, यूक्रेन नहीं आना था। राइट, यूक्रेन का कहना ये, पर यूक्रेन को उसने 2 साल से तैयार किया हुआ है। ओके, नहीं तो राइट, नहीं राइट, तैयार करता तो इतना छोटा देश इतना अच्छा कैसे लड़ रहा है? ओके, और उसको हथियार देके जेवलिन है, आपके मिसाइल है, स्टिंगर मिसाइल है, स्विच ब्लेड ड्रोन्स हैं,
मुझे लगता है आप अगर देखें जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई, जिस हिसाब से रूस के ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, एक छोटी आर्मी उस पर इतना नुकसान नहीं कर सकती। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इकोनॉमिकली भी और मिलिट्रीली भी। नो डाउट प्रकार से वेपन दिए हैं और नुकसान मतलब आपको इमेजिन नहीं है फकर, मैं एज ए मिलिट्री मैन कह सकता हूँ 11 जहाज जमीन पे उड़ा दिए क्रीमिया के अंदर यूक्रेन ने रूस के, मतलब कि ये इट इज अनथिंकेबल। तो इसलिए मुझे लगता है ये दो चीजें अलग हैं और रूस कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली धीरे धीरे कमजोर होगा। ओके सर, बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइम हमारे पास खत्म है। हालांकि कश्मीर के इशू के ऊपर आपसे बात करनी थी, लेकिन उसके लिए हम अलग कर लेंगे। बिल्कुल, उसके किसी और डिबेट में होपफुली आपके साथ उस पर बात होगी। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फकर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू सर।